आज हम EMRS के लिए एकलव्य स्कूल के लिए मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत बार देखे होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि अधिकतर बार थ्योरी से नहीं आते हैं, जो आपके एप्टीट्यूड पर बिलोंग करते हैं या आप कैसे सोचते हो, आपकी सोच कैसी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और जिसको भी पेडागोजिकल कंसर्न हुआ, इवैल्यूएशन हुआ, मतलब हमारे सारे के सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के जो टॉपिक हैं मैंने उसको PDF में कंबाइन करके जो है ड्राइव में अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लोग बार बार पूछ रहे हैं इसके बारे में, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको वो PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन देख रहे हैं हम, विविध प्रकार के प्रश्न भी कह सकते हैं आप। तो देखते हैं, एप्टीट्यूड आपका इससे अच्छा होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत बार देखते हो। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो प्रधानाचार्य के प्रति होता है, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति या समाज तथा छात्रों के प्रति। तो आपको खुद समझना है, प्रधानाचार्य के प्रति आपको लग रहा होगा कि उसके प्रति जवाबदेह होता है, नहीं, सिर्फ समाज तथा छात्रों के प्रति। अब समाज के प्रति कैसा? यदि मान के चलिए छात्रों के प्रति तो आप समझ गए होंगे, लेकिन समाज के प्रति कैसे जो है जवाबदेह है? अब छात्र कहाँ रह रहा है? समाज में रह रहा है। छात्र जैसा सीखेगा वहीं वह समाज में अप्लाई करेगा और समाज भी उससे कहीं ना कहीं प्रेरित होगा। तो जो अध्यापक है ना, वो समाज और छात्र दोनों के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? ट्यूशन द्वारा पैसा बनाने में? तो खुद आपको नेगेटिव लग गया होगा ये, तो आपको बस एलिमिनेट करते चलना है। छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में बिल्कुल इसमें करते हैं। छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाने में तो ये नहीं करते आप। शिक्षण के मानदंड को ऊंचा उठाने में तो ये करते हो आप, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव आंसर आपका क्या होगा? ये होगा। ठीक है, छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में आपका जो है सबसे अधिक रुचि लेंगे आप, किस कार्य में लेनी चाहिए आपको? तो आपका आंसर होना चाहिए ये। आपके हिसाब से आप ये भी टिक कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर सीट आएगी ना आंसर की, वहाँ पे यही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, स्कूल तथा समुदाय के बीच शिक्षण के मानदंड को ऊंचा उठाने में, मतलब जो शिक्षा के मानदंड है ना, इसको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, इसमें उतनी रुचि शिक्षक नहीं लेते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड नंबर होगा, B नंबर होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? स्कूल और समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, ये आपको बताना है। स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, अध्यापकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना, समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना। ठीक है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होंगे। आप देखिए, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध निभाना ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने पहले ज़माने में देखा होगा कि टीचर जो है बच्चों को उठाने तक जाते थे, सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे, तो ये होता था। तो यही चीज़ आजकल ये बंद हो गई है, लेकिन ये होनी चाहिए कि स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना। ठीक है, उनका सहयोग भी लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हो, आपका स्टाफ हो और बस, ये नहीं है। आपको जो है समुदाय के लोगों से भी उनका सहयोग लेना है स्कूल के वातावरण को सुधारने के लिए। मान के चलिए कोई समुदाय में कुछ लोग हैं जो कहते हैं ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको नहीं होनी चाहिए थी, तो बिल्कुल उसको आप उनकी सुने और उसमें सुधार करें। ठीक है, यदि वो कहते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको चलाना चाहिए लगातार। ठीक है, या फिर मान के चलिए ऐसा हुआ कि आप जो है बीच बीच में उन्हें खेल के मैदान में ले जा रहे हो। ठीक है, तो बच्चों ने, किसी समुदाय के लोगों ने आपको देख लिया। ठीक है, भले ही आपके ऊपर से ऑर्डर हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि हर 1-2 पीरियड के बाद आप ऐसी क्रियाएं करवा रहे हो या मैदान में ले जा रहे हो उन्हें, तो क्या होगा, किसी समुदाय के लोग यदि देख लेंगे, यदि उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो उनका सहयोग भी लें आप
कि यदि वो कह रहे हैं और वो यदि ठीक उचित बैठ रहा है वो चीज़, तो उनकी भी बात माननी चाहिए आपको। अध्यापकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं, या फिर वो स्कूल नहीं आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं। इसलिए आपको अभिभावकों के टच में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को भी देते रहना है आपको, कि मान के चलिए स्कूल ने कोई प्रगति हासिल की, ठीक है, या उसका रिजल्ट जो है उसके ज़िले में सबसे ज़्यादा रहा, तो ये चीज़ जो है उसके समुदाय को भी पहुंचनी चाहिए, जिसमें वो और अट्रैक्ट होंगे अपने बच्चों को वहाँ पे पहुँचाने के लिए। ऐसा नहीं कि फिर वो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे या फिर किसी और स्कूल में जाएंगे। तो इसलिए जो है समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना चाहिए। अब जैसे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं आप, तो ये भी समुदाय तक पहुँचना चाहिए, ठीक है, जिससे वो भी शामिल हों और इसमें वो रुचि लें चीज़ों को जानने में, समझने में, और जो उनको सही लगे उसका भी आप फीडबैक लें और जो उनको गलत लगे उसका भी फीडबैक आपको लेना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे आप वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखेंगे? समाज सेवा को, या बीमार माँ की सेवा को, महिलाओं के अधिकार की रक्षा को, या कक्षा में पहुँचने के बाद शिक्षण को? तो जब आप सबसे पहली बात, जब आप शिक्षक बन गए हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? समाज सेवा को? नहीं, ठीक है। अब ये तो हो सकती है, लेकिन हमें सारे ऑप्शन देखना है सबसे पहले कि कोई इनसे सटीक तो नहीं बैठ रहा है। सारी चीज़ें सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन आपको ये भी देखना है कि सबसे सटीक आंसर आपका क्या है, ठीक है, कौन सा हो सकता है। तो हम जब डी ऑप्शन पढ़ते हैं तो कक्षा में पहुंचने के बाद शिक्षण को सबसे पहली वरीयता क्रम में सबसे ऊपर ये रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्लास में पहुंच गए और आप बैठ गए, ठीक है, या कुछ और अपना काम करने लगे। नहीं, आपको जब आप क्लास में एंटर हो जाएं तो आपका जो है मेन उद्देश्य आपका वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखना है, आपको शिक्षण को, पढ़ाने को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापन की प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के उच्च विचार, अध्यापक का उच्च चरित्र, या अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो एक अध्यापक का जो है श्रेष्ठतम गुण क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपको बताना है ये कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और जिसका आंसर सही होगा उसे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनका आंसर सही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी है, क्या होनी चाहिए, अपने हिसाब से बताना है आपको। यहाँ पे आपके लगभग सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे और ये टेक्निक आपके अंदर डालनी है कि आपका ऑप्शन सही क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण निम्न में से सभी है, केवल एक को छोड़कर। तो कोई एक चीज़ ऐसी है जो बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का कारण नहीं है, ठीक है, कोई एक ऐसी चीज़ है, तो केवल एक को छोड़कर कहा गया है, इसलिए हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा अध्यापकों के शिक्षण में कमी। तो इसको एक एक चीज़ को हम समझते चलते हैं। यदि अध्यापकों के शिक्षण में कमी है तो बच्चे सीखेंगे कैसा? जैसा जितना शिक्षण करेगा अध्यापक, उसकी कमी जितनी रहेगी तो बच्चे भी गलत ही सीखेंगे ना। यदि उसकी शिक्षण में कमी है तो बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे और सभी बच्चे वैसे ही सीखेंगे। तो इसमें भिन्नता नहीं है, तो आपका ये राइट आंसर हो सकता है। लेकिन अभी हमें और भी ऑप्शन देखने हैं, कहीं उससे सटीक आंसर तो नहीं है हमारा कोई। तो बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, बिल्कुल ये कारण है भिन्नता पाई जाने का। क्योंकि देखिए हर बच्चा एक सी एकाग्रता से नहीं पढ़ता है। आप खुद अपनी क्लास में आपने पढ़ा होगा, तब भी आपने देखा होगा, या आप कहीं पढ़ा रहे होंगे तो आपने ये भी देखा होगा कि हर बच्चे जो है एक सी मेहनत नहीं करते हैं पढ़ाई के प्रति, या एक सी एकाग्रता उनकी नहीं होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। तो ये भी विभिन्नता का कारण है, जो कि हमने पहले देख चुका है। पहले जब हमने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे थे ना, तब मैंने आपको पढ़ाया था, और डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे तब भी मैंने इस चीज़ को पढ़ाया था। परिवेश की भिन्नता का होना, तो बिल्कुल परिवेश जैसा रहेगा, परिवेश से वो जैसा सीखेंगे वैसे ही। अब सबका परिवेश एक सा नहीं होता ना। जैसे मैंने आपको एक कहानी से बताया था, कहानी से मैंने भिन्नता वाली बात बताई थी, डाइवर्सिटी में बताई थी, कि तोते वाली जो कहानी बताई थी ना मैंने, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो इसको। तो परिवेश की भिन्नता का होना ये भी उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण है। सिर्फ नहीं है तो अध्यापकों के शिक्षण में कमी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ए होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, स्कूलों में पठन पाठन के अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं,
एक शिक्षक के रूप में इन कार्यक्रमों के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह सब केवल समय बर्बादी है? इन सभी क्रियाओं की छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है। इन क्रियाओं के माध्यम से अध्यापकों को भी सक्रिय एवं क्रियाशील रखा जा सकता है। स्कूल में भांति भांति की प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो कार्यक्रम है ना, वो बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए ही किए जाते हैं। जो भी एक्टिविटी की जाए, जो भी प्रोग्राम किए जाएं, तो बच्चों के विकास के सोचकर ही किए जाते हैं। अब मान के चलिए 26 जनवरी में कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो उनका विकास कैसे हो रहा है कि वो अलग एक्टिविटी भी सीख रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए किसी की नृत्य करने में रुचि है, तो वो उसमें रुचि ले रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक समय की बर्बादी नहीं है। ये कुछ ना कुछ उनका विकास होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट उनमें पड़ता है। तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो ये तो नहीं होनी चाहिए। इन सभी क्रियाओं की छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है। बिल्कुल, सिर्फ किताबी ज्ञान से उसका विकास नहीं होता है। उसके सर्वांगीण विकास के लिए उसके हर एस्पेक्ट्स में, हर पहलू में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका उद्दंड छात्र, उसका प्रधानाचार्य, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है, या उसका धन का लोभ। तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें जो है आपको लग रही होगी कि सही आंसर है, लेकिन इफेक्टिव जो सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि ये आंसर होनी चाहिए, इसमें सभी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो वो बताना है, या सबसे इफेक्टिव आंसर आपको बताना है कि क्या हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इफेक्टिव जो है इसमें ये लग रहा है कि उसका अहंकार जो है उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो ये है। ठीक है, हर शिक्षक का विकास या हर मनुष्य का विकास होते रहता है, जीवन पर्यंत तक चलता है, आपको पता है। तो उसके अंदर ये नहीं आनी चाहिए कि मुझे सब चीज़ें आ जाती है और वो सीखना बंद कर दे और अपने आप में घमंड करने लगे। तो ये जो है वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? ठीक है, तो कठिन काम देखना है तो हमें चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक ऑप्शन से आप नहीं बता सकते यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना, अपने शिक्षण को सुधारना, सुधार सकता है बिल्कुल। मान के चलिए कोई शिक्षक जो है वो 6th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन वो 10th में भी पढ़ाता था, तो जो उसका पढ़ाने का लेवल है वो 10th क्लास का है। तो वो जब 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाता है तो वो 10th के लेवल के हिसाब से ही पढ़ाता है। तो क्या वो अपने शिक्षण को नहीं सुधार सकता? यदि वो वर्क करेगा तो अपने शिक्षण को बिल्कुल सुधार सकता है। वो 6th क्लास के लेवल के हिसाब से पढ़ा सकता है। मान के चलिए कोई अप्रोच है, वो कितना ही अच्छा पढ़ा है, लेकिन वो अप्रोच बच्चों तक नहीं पहुंच रही है, उस अप्रोच से बच्चे नहीं सीख रहे हैं, तो वो अपनी अप्रोच को बदल के जो है बदल सकता है, जिससे क्या होगा, वो सुधार सकता है अपने शिक्षण को। और नेक्स्ट, यदि हम देखें अपने साथी अध्यापक से संबंध बनाना या फिर दोस्ती बनाना कह सकते हैं हम, तो ये भी आसान बात है, फ्रेंडशिप रहती ही है। यदि कहना चाहिए अध्यापक जो है किसी संस्था में पढ़ा रहा है, तो यदि हम बात करें मित्रता की तो रहती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना। अब सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना ये भी इजी है एक शिक्षक के लिए, और सबसे ज़्यादा कठिन यदि हम माने इन चारों में से, तो सबसे ज़्यादा कठिन है छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। क्योंकि मान के चलिए यदि समाज से उन्होंने कोई ऐसी चीज़ को ग्रहण कर लिया है जिसे निकालना बहुत मुश्किल है, उनके परिवार कहें हम या उनके अभिभावक भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एक शिक्षक के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो निकाल दे। ठीक है, तो ये सबसे जो कठिन कार्य होगा वो ये होगा, निकाल सकता है, मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन हार्ड है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। उत्पाद या छात्र जिसे हम कह सकते हैं जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं, या वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं, या अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। तो शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसाय में इसलिए उत्तम है क्योंकि, पढ़ के ही समझ में आ रहा है आपको, अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है, इसलिए जो है शिक्षण का व्यवसाय सबसे उत्तम माना जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसका संभावित कारण हो सकता है विद्वता का दुरुपयोग, कक्षा में
सूचना संप्रेरित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में ना रखना, शिक्षण कौशल में परिपक्व ना होना, या ए और सी दोनों। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है आपका आंसर क्या हो सकता है, विद्वता का दुरुपयोग करना या फिर शिक्षण कौशल में परिपक्व ना होने, या कक्षा में सूचना संप्रेरित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में ना रखना। तो आपको तीनों लग रहे होंगे, लेकिन राइट जो है ए, और हमें इफेक्टिव देखना है। ठीक है, इसको अकेले यदि हम राइट कर देंगे तो ये भी तो मैन छूट रहे हैं ना, ये भी मैन छूट रहे हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें सबसे इफेक्टिव आंसर देखना है। बिल्कुल अपनी जगह में आपको हर ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में भी आपको यही अप्रोच रखनी है कि ज़्यादा इफेक्टिव आंसर आपको देखना है। क्योंकि मैं बता दूं आपको, ऐसे क्वेश्चन में लगभग आपको एक ऑप्शन आप अधिकतर मैक्सिमम 1 या 2 आप एलिमिनेट कर सकते हो, पर हमेशा 2 या 3 आपको हमेशा लगेंगे कि इनमें से तीनों सही हो सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ए और सी दोनों। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए पाठ्यपुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या प्रोजेक्ट केंद्रित। तो बिल्कुल इजी है, बाल केंद्रित। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में अनुशासनशील उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं गरीबी व बेरोजगारी। यहाँ पे अनुशासनशील नहीं होके यहाँ पे अनुशासन रहित या ना होना, अनुशासन का ना होना कारण आप मानते हैं किसे, गरीबी व बेरोजगारी को, अध्यापक में जिम्मेदारी का अभाव। तो ये तो नहीं हो सकता, गरीबी या बेरोजगारी उन्हें अनुशासन करने के लिए या ना करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव, शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन तबादला, तो ये भी नहीं। ठीक है, शिक्षा प्रणाली पर विषमता। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। उन्हें कड़ी मेहनत के लिए कहना चाहिए, उन्हें अधिक लाड़ प्यार करना चाहिए, या उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए, या उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। छोटी उम्र के बच्चों की बात हो रही है, उन्हें हमें क्या करना है, अधिक योग्य बनाना है। तो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या लग रहा है कि उनके व्यवहार में क्या करना चाहिए आपको। तो देखिए, ये आपके एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, तो आपको खुद सोचना है। छोटी उम्र के बच्चों ना, उनको मोटिवेट करना है यदि हमें, तो क्या उन्हें कड़ी मेहनत के लिए कहना पड़ेगा? नहीं, वो तो छोटे बच्चे हैं। ठीक है, उनको तो इसके लिए हम मजबूर नहीं कर सकते। उन्हें अधिक लाड़ प्यार करना चाहिए, ये हो सकता है। उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए, तो ये छोटे बच्चे नकल करते नहीं हैं। ठीक है, या उन्हें इस चीज़ की जानकारी भी नहीं होती है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपके ऊपर नहीं है। यदि वो जिस समाज में रह रहे हैं तो वो वहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें प्रेरित किया जा सकता है कि वो अच्छे समाज में रहें। तो सबसे इफेक्टिव आंसर आपका बी नंबर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपहार है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, या निदानात्मक शिक्षण। तो किसी विद्यार्थी को यदि सीखने से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? निदानात्मक शिक्षण का। राइट आंसर है आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए, यदि विद्यार्थियों की समस्याओं का, यदि उन्हें अधिगम से संबंधित, लर्निंग से संबंधित यदि कोई दिक्कत है तो आप कठोर परिश्रम का सुझाव देंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप उन्हें क्या कहेंगे, आप उनको सबसे पहले आप पूछेंगे कि उनको कमी क्या है, उन्हें दिक्कत किस चीज़ में जा रही है। क्या शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उन्हें वो अप्रोच समझ में नहीं आ रही है, या फिर वो पढ़ते हैं उन्हें याद नहीं रहती है चीज़ें। तो यदि पढ़ते हैं और याद नहीं रहती है तो आप बार बार उन्हें कहेंगे पढ़ने के लिए, याद तो हो जाएगी, लेकिन कठोर परिश्रम जरूरी है, लेकिन उसका निदान सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? निदानात्मक शिक्षण। एक शहरी अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने के लिए गया है, लेकिन ग्रामीणों के बच्चे डरते हैं, आप उनको पढ़ाने के लिए कौन सा आवश्यक कार्य करेंगे? ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो आप क्या करेंगे? ग्रामवासियों के साथ उनकी दुखानुभूति एवं सुखानुभूति में भाग लेकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे, या ग्रामीण बच्चों को रोज मिठाई देकर पढ़ाने के लिए तैयार करेंगे? तो ये तो आपका रॉन्ग है, पढ़ के ही समझ में आ रहा है। ग्रामवासियों की वेशभूषा में रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे, या सबसे पहले पढ़ाई के महत्व को बताएंगे? तो आप क्या करेंगे वहाँ पे जो आपको लग रहा है?
ठीक है। तो सबसे पहली बात है, आप सबसे पहले पढ़ाई के महत्व को बताएंगे कि आप यदि पढ़ोगे तो ये चीज़ हो सकती है, आप एक बड़े अधिकारी बन सकते हो, है ना। तो ये चीज़ यदि आप बताएंगे तो उन्हें प्रेरित कर रहे हैं अपने हिसाब से, कह सकते हैं हम। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपका आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर। तो क्या इफेक्टिव होगा उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए यदि हम कहें तो पुरस्कार देकर। तो पुरस्कार कैसा है, यदि आपने एक पुरस्कार दे दिया ना तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है उसका। मान के चलिए एक टॉफ़ी दे दी तो वो कितने समय तक याद रखेगा इस चीज़ को, थोड़े से समय के लिए। तो पुरस्कार देकर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला जा सकता है पर लंबे समय तक के लिए नहीं डाला जा सकता। सही मार्गदर्शन कराकर तो ये हो सकता है बिल्कुल, उदाहरण देकर नहीं, ठीक है। सही मार्गदर्शन कराकर आप उदाहरण भी दे सकते हो वहाँ पे किसी पॉजिटिव व्यक्ति का या किसी अच्छे व्यक्ति का, ठीक है, जो महापुरुष हैं, है ना, उनका यदि आप उदाहरण दे सकते हो तो मार्गदर्शन कराकर आप क्या कर सकते हो, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकते हो। कक्षा में भाषण देकर ये भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है आपका बी नंबर आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। ठीक है, ठीक से पहले आपको पॉज करके यदि समझ में नहीं आता है तो आप पॉज करके देख सकते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है मतारोपण या अंगीकरण या अनुकरण या अभिव्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यदि हम बात करें अनुकरण की, अनुकरण मतलब क्या होता है? अनुकरण मतलब यदि आप चीज़ें सिखा रहे हो तो उसी चीज़ का अनुकरण करना, सीखना उस चीज़ को हम कह सकते हैं, या उसका दोहराना। अनुकरण करना मतलब ये होता है अभिव्यक्ति। ठीक है, तो आपका जो है मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या है? उसके अभिव्यक्ति का। ठीक है, मानवीय मूल्य मान के चलिए वो बड़ों का आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, ठीक है, तो ये उसके मूल्य हो गए। तो इसके विकास का अर्थ क्या होगा? इसका विकास कैसे होगा? जब उसकी अभिव्यक्ति सुधरेगी तब। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान का, बच्चों का समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत का, या इनमें से सभी। किसका हो सकता है? अब जब भी उपरोक्त सभी आ जाता है तो आपको तो यही लगेगा, लेकिन पहले एक बार देखना है हमें चीज़ें कि उस चीज़ में सभी चीज़ें तो नहीं आ जाती। बाल मनोविज्ञान का बिल्कुल हो सकता है, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का बिल्कुल, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत का, या इनमें से सभी। तो बिल्कुल इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाल मनोविज्ञान से आप उनके आंतरिक भावों को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हो, उनके आप भावों को पढ़ सकते हो लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है ये सारी चीज़ों को पढ़ना सिर्फ बाल मनोविज्ञान में संभव नहीं है। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, इसलिए इनमें से सभी आएगा। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ए ऑप्शन सही होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप खुद सोचिएगा इस बारे में, आपका आंसर डी ऑप्शन सही होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ए। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, या विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो सबसे पहली बात है, बच्चे, आपने देखा होगा कुछ बच्चे विद्यालय से आपके साथ में या आप कहीं पढ़ा रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि बच्चे स्कूल में नहीं रहते हैं, या तो स्कूल से भाग जाते हैं या स्कूल पहुंचते ही नहीं हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से भी सोचना है आपको। तो कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इफेक्टिव देखना है हमें, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आंसर क्या हो सकता है, जो कि या तो सभी ऑप्शन उसमें समाहित हों या वो सबसे ज़्यादा सटीक आंसर लगे। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। तो आपका जो इफेक्टिव आंसर है वो ये हो सकता है कि समस्या के प्रति शिक्षक यदि उसे दंड देंगे, ठीक है, निर्दयता का उनके सामने प्रदर्शन करेंगे तो बच्चे उससे डरेंगे और वो स्कूल आने से भी डरेंगे। तो सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है। तो इफेक्टिव आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, विद्यार्थी को दंड नहीं देना, तो ये तो नहीं हो सकता, दंड नहीं देंगे तो वो भागेंगे क्यों, है ना। और विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, तो रुचि का अभाव है तो वो बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भागने का जो इफेक्टिव कारण है वो सिर्फ ये है, निर्दयी अभिवृत्ति शिक्षकों की।
अब नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व का पर व्याख्यान करेगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा या विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, श्रम मतलब परिश्रम, किसके प्रति? शिक्षण के प्रति, समझने के प्रति, सीखने के प्रति कुछ। तो शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, तो बिल्कुल ये भी हो सकता है। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, तो व्याख्यान करने से उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, बिल्कुल ये भी हो सकता है। विद्यार्थी को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो जो आपका इफेक्टिव आंसर है ना, वो ये और ये दोनों हैं। शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, लेकिन उनको लगेगा नहीं। देखिए, शिक्षक का काम क्या है? पढ़ाने का। तो शिक्षक आएगा सुबह से लेके, और जितना भी टाइम है उसका 45 मिनट का है, तो वो अपने लेक्चर में अपना 100% देगा, वो कोई भी हो। तो वो श्रम कर रहा है, पर वो दिखा नहीं पाएगा इस चीज़ को, इसलिए उन्हें उदाहरण देना सही रहेगा। इसलिए आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। आपको ए लग रहा होगा, तो मैंने इसका भी आपको सॉल्यूशन बता दिया है, ए क्यों नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं हम, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, या उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, बधाई पत्र में कोई गिफ्ट हो सकता है, तो कुछ नहीं करेंगे, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, उन्हें धन्यवाद देंगे, बिल्कुल हो सकता है। उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, या उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो कोई बड़ा सा गिफ्ट ला के दे दिया मान के चलो, तो आप क्या करोगे? आपका सबसे बड़ा ऑप्शन जो है, सबसे बड़ी बात आप यहीं कहेंगे कि उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि देखिए उन्हें शुभकामनाएं देंगे ये तो ठीक है, यदि वो आपको कह रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे, तो आप उन्हें भी शुभकामनाएं देंगे बदले में। लेकिन जब वो कोई गिफ्ट देगा, महंगा सा देगा या कोई भी देगा, तो उन्हें आप मना करेंगे कि आप पैसे की बर्बादी नहीं करो। ठीक है, क्योंकि आप अभी पैसे आप किसके खर्च कर रहे हो? अपने अभिभावकों के, इसलिए तो उनका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझ जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, या व्यक्तिक असफलता है। तो जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो उसे क्या चीज़ लगती है? वो थोप तो सबके ऊपर देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है? पद्धति असफल हो। ठीक है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है, एक की बात कर रहे हैं, किसी क्लास में कोई एक बच्चा यदि असफल हो, बाकी तो सफल हो जाएं, तो पद्धति असफल हो सकती है? नहीं। शिक्षक असफल हो सकता है? नहीं। एक की बात हो रही है, क्योंकि यदि सभी बच्चे होते ना तो ये भी सही होता और ये भी आपका राइट आंसर होता, लेकिन एक की बात हो रही है। पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, ये तो हो ही नहीं सकती। क्या व्यक्तिक असफलता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। यह व्यक्तिक असफलता है, या उसकी असफलता है कि उसने उसमें मेहनत नहीं की। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? जो उससे रिलेटेड नहीं है वो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? तो आपको ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, या आप खुद सोच सकते हो इस बारे में ऑप्शन को पढ़े बिना। उससे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, या उससे रिलेटेड प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, या असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, या उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, या कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। आप क्या करेंगे? यदि आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो वो उससे संबंधित ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछ के कोई अलग क्वेश्चन पूछ ले, तो आपका वहाँ पे आंसर क्या होगी? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ठीक है, तो उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये राइट आंसर इसलिए नहीं होगा कि यदि आप एक को दोगे तो सभी के क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो क्या होगा? आप जो पढ़ाना चाहते हो आप वो नहीं पढ़ा पाओगे। ठीक है, आप जिसका लेसन प्लान बना के लाए हो ना, आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे, जो प्लान करके लाए हो आप वो नहीं करा पाओगे। तो आपका क्या होगा? उसे तो ये नहीं हो सकता, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, तो ये भी गलत है। बिल्कुल छात्र जो चाहे वो पूछ सकता है ना, तो उसे अनुमति नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता, ये भी आपका रॉन्ग आंसर होगा। उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, तो ये भी
रॉन्ग है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नेगेटिव है, तो आपको एलिमिनेट कर देना है। ऐसे आप कक्षा के बाद उत्तर देंगे बिल्कुल सही, जिससे आपकी क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगी और उसको उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ करना है। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। सबसे इफेक्टिव आंसर क्या हो सकता है आपका? छोटे अक्षरों में लिखना, अच्छी लिखावट या लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। तो अच्छी लिखावट होनी चाहिए, जरूरी है, पर सबसे ज़्यादा जरूरी है लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए कि सभी को समझ में आए। बड़े या छोटे अक्षर से नहीं है, यदि लास्ट तक बैठे वाले को भी समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो वो लेखन में स्पष्टता कहलाती है और यही आपका राइट आंसर है। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करोगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? तो आपका देखिए, उसका अभिभावक को सूचित करेंगे तो ये हो सकता है यदि वो बार बार ऐसी गलती करता है, लेकिन एक बार की बात हो तो ये गलत होगा, आपका रॉन्ग आंसर। उसे दंड देंगे तो ये भी गलत है, ठीक है। उसे दंड देंगे तो वो जब भी लेट होगा तो दोबारा वो स्कूल आएगा ही नहीं, है ना। कारण जानने की चेष्टा करेंगे, बिल्कुल। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा सी। उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। आपको पूछना जरूरी है कि क्या कारण हुआ कि वो लेट हो गया स्कूल आने में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अधिगम द्वारा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अधिगम द्वारा? उनको अभिप्रेरित करना है आपको, तो अभिप्रेरित करने के लिए आप क्या कहेंगे? गहन अध्ययन द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गहन अध्ययन द्वारा। कि बच्चे यदि गहन अध्ययन करते हैं उस चीज़ का तो उन्हें चीज़ें समझ में आने लगेगी। वो जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर, तो उसका भी जवाब देंगे वो। तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है गहन अध्ययन द्वारा उनको अभिप्रेरित किया जा सकता है, जो सबसे इफेक्टिव यहाँ पे लग रहा है। यदि आपको कोई और लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेक निकालना, बंद करना या इनमें से सभी? सकारात्मक दंड की बात हो रही है यहाँ पे, तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो सकारात्मक की बात हो रही है तो सकारात्मक हम ये कह सकते हैं कि मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ठीक है। मित्रों के उपहास ये बिल्कुल नहीं है, उपहास उड़ाना बिल्कुल गंदी बात है। लेकिन मित्रों के साथ समय बर्बाद करना ये पॉजिटिव है, कि समय को आप बर्बाद कर रहे हो ना, ये राइट है। आप पॉजिटिव चीज़ें उनमें डालना चाहते हो, ये पॉजिटिव सकारात्मक दंड का उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? अभिरुचि की, सकारात्मक अभिवृत्ति की, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त दोनों होंगे, क्योंकि ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा उनकी अभिरुचि भी होनी चाहिए उस चीज़ में। यदि वो रुचि नहीं लेंगे तो वो चीज़ में रुचि नहीं लेंगे तो उनकी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी। वो प्रशिक्षण, वो उनको मतलब कुछ सीख ही नहीं पाएंगे वो, यदि रुचि नहीं लेंगे। तो ये भी जरूरी है। सकारात्मक अभिवृत्ति की ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर पॉजिटिव अभिवृत्ति हो, ठीक है, तभी वो चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे। तो दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, इसलिए उपरोक्त दोनों, सी नंबर। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, तो इसका आंसर आपको बताना है। 31वें का, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाना। तो ये तो हो ही नहीं सकता। उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, उपरोक्त सभी में आपको कुछ नेगेटिव भी लग रहे हैं, इसलिए हर बार उपरोक्त सभी सही नहीं होता है। ये मैंने आपको पहले भी ऐसे एग्जाम्पल से बताया है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, है ना। अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। तो अभिरुचि कैसे लेंगे? जब छात्र के लिए बाल केंद्रित हो, छात्र केंद्रित यदि हम अधिगम कर रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, अधिगम नहीं, शिक्षण कर रहे हैं, तो जो है उनकी अभिरुचि उसमें उत्पन्न होगी, मोटिवेट होंगे। क्योंकि देखिए, बाल केंद्रित रहेगी ना, कि बालक को जैसी अप्रोच चाहिए उनकी आयु के हिसाब से, उनकी मानसिक योग्यता के हिसाब से आप वैसे ही शिक्षण कर रहे हो, तो वो उस चीज़ में रुचि दिखाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। यदि शिक्षक में न्याय पर निष्पक्षता का गुण ना हो
तो इसका क्या परिणाम होता है? इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता, शिक्षक की आत्मा मर जाती है, शिक्षक निरंकुश बन जाता है। यदि शिक्षक में न्याय पर निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है? यदि वो न्याय ना करे या निष्पक्षता ना दिखाए, मान के चलिए कोई उसका रिलेटिव है तो उसे वो ज़्यादा नंबर दे दे या उसे दंड ना दे, बाकी बच्चों को दे, तो ये चीज़ें हैं। तो निष्पक्षता और न्याय का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? इसमें छात्रों का हित नहीं हो पाता, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता, शिक्षक की आत्मा मर जाती है या शिक्षक निरंकुश बन जाता है। तो जो सबसे इफेक्टिव आंसर होगा ना वो क्या होगा? छात्र निरंकुश बन जाता है, ये इफेक्टिव आंसर है, बिल्कुल है। इससे शिक्षक विश्वास खो देता है, उसे सम्मान भी नहीं मिल पाता, तो ये भी राइट है। लेकिन जो निरंकुश बनना ना ये सबसे इफेक्टिव है क्योंकि इसमें सभी चीजें उसकी आ गई हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा? शिक्षक निरंकुश बन जाता है, तो आपका राइट आंसर डी होगा। शिक्षक में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। नैतिक शिक्षा बिल्कुल देनी चाहिए। नैतिक शिक्षा मतलब क्या होता है? नैतिक शिक्षा मतलब शिष्टाचार का सिखाना, ठीक है, बच्चों को बड़ों का आदर करना सिखाना, ठीक है, जो हमारी इमारतें हैं उनके बारे में उन्हें समझाना कि इनकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, और इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 33 का आप क्या करेंगे? इफेक्टिव आंसर क्या होगा आपका? स्कूल में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? तो आपका विचार फर्स्ट भी लग रहा होगा और सी भी लग रहा होगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर सी है। इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए, ठीक है, कि शिक्षक आप करके बात करे बच्चों से तो उनमें भी नैतिकता का विकास होगा, ठीक है। और जब हम नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, ये तो देनी ही चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव आंसर क्या होगा? आपका सी नंबर होगा। यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहाँ शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, नई नई शिक्षण विधियाँ सीखेंगे, अनुभवी अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे, या उपरोक्त सभी? बिल्कुल उपरोक्त सभी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए शिक्षकों से आप अपना संपर्क बढ़ाएंगे जिससे उनके भी अनुभव को आप सीखेंगे, तो इसमें ये भी शामिल, नई नई शिक्षण विधियाँ सीखेंगे, ये बिल्कुल सही है। अनुभवी अध्यापकों के लिए अनुभव सीखेंगे, बिल्कुल उनके अनुभव को सीखेंगे आप, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण की समस्याओं को हल करने के लिए हल करने की दायित्व किसका है? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का है, शिक्षाविदों का है, सरकार का है, या शिक्षकों का है? तो बिल्कुल आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपका राइट आंसर क्या है, शिक्षकों का। आपके विचार में शिक्षण क्या है? एक कला है, एक कौशल है, एक तपस्या है, या एक क्रिया मात्र है? आपके विचार में शिक्षण क्या है? एक कला है, एक कौशल है, एक तपस्या है, या एक क्रिया मात्र है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। आपके लगभग मैंने दो क्वेश्चन पूछा है ना, तो दो के आपको आंसर देना है, ठीक है, और बहुत आसान है दोनों। और यदि नहीं बनता है तो मैं अगली वीडियो में या कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। ओके।